classroom and data collection. So before starting our sessions formally, let's think or let's brainstorm about classroom observation and data collection. आप क्या जानते हैं कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या है, हमें कैसे हेल्प आउट करती है और हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं और ये कैसे हमारी ओवरऑल क्लासरूम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है? एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्लास। वालेकुम अस्सलाम। सर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बेसिकली जो भी प्रोसेस जेको भी प्रोसेस कंडक्ट थिए पियो क्लासरूम में टीचिंग जो लर्निंग जो त उहो जेको आहे टीचर छा कंदो आहे ॿारनि जी लर्निंग खे ॾिसंदो त ॿार केतिरो सिखनि पिया, केतिरो उन्हनि में इम्प्रूवमेंट अचे पई ऐं उनखे वधीक केतिरो बहितर करिणो आहे। त इहो जेको 40 मिंट जो पीरियड हले थो उन में पूरी ऑब्जर्वेशन हूंदी आहे टीचर जी। जेकॾहिं पाण टीचर जी I ॾिसूं, will try to लर्निंग ॾिसूं। speak in English, speak in Urdu or English, because we have many participants who only understand Urdu or English, क्योंकि वो सिंधी नहीं समझते नहीं। तो क्लास एक क्लास हाँ, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो भी लर्निंग टीचिंग हो रही है उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। अब एज अ टीचर, अगर टीचर जो है वो क्लासरूम को ऑब्जर्व करता है उसकी स्टूडेंट्स की लर्निंग को, कि स्टूडेंट्स कितना सीख रहे हैं, कितनी मतलब उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है टीचर को कि कौन सा मेथड जो है वो सही जा रहा है। अगर कोई मेथड सही नहीं जा रहा है तो वो उसको चेंज करेगा। तो इसी तरह से अगर लर्निंग मतलब ऑब्जर्व करेगा थ्रू डिफरेंट मेथड्स। जी, अगर एक मेथड नहीं चल रहा है तो दूसरा बिल्कुल, मेथड यूज करेगा। और डेफिनेटली। डेटा कलेक्शन जो होती है वो पूरा जो प्रोसेस का मतलब पूरा लेसन डिलीवर हुआ है या पूरा जो पीरियड चला है उसके बाद में जो आखिर में समेटिव असेसमेंट होती है डेटा कलेक्शन, कि बच्चों ने मतलब जो भी टीचर ने टीचिंग की है और जो भी बच्चों की लर्निंग हुई है वो कितने हद तक हुई है, कितना जो टीचर है वो टीचिंग में सक्सेसफुल हुआ है, कितना स्टूडेंट्स जो है वो उनकी लर्निंग जो है सक्सेसफुल हुई है। तो ये ओवरऑल जो है ये फाइनल असेसमेंट होती है डेटा कलेक्शन। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होती है ड्यूरिंग। जी। ठीक, एनीवन एल्स? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेहतरीन, अच्छा। एनीवन एल्स, अगर कोई आइडिया दे हमें, प्रिसाइज आइडिया, तो हम चलते हैं अपने। सर ये भी जी सर। सर फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन से ये हो सकता है कि हमें डेटा कलेक्शन में फिर ज्यादा जो है ना वो कन्वीनियंट हो जाएगा। हम्म। लाइक आप ऑब्जर्व करके भी जो है ना वो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं डेटा कि लाइक स्टूडेंट कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और उसको मजीद कितने इम्प्रूवमेंट की नीड है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। सो क्लासरूम इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड कंडुसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। तो ओवरऑल जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें एक कंडुसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए लर्निंग के लिए, ठीक है। अ, और ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हम ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन करेंगे कि क्लासरूम के अंदर क्या क्रिएटिव या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है फॉर लर्निंग के लिए, कि वहाँ पर लर्निंग हो, वहाँ पे बच्चों की सोशल लर्निंग हो, कॉग्निटिव हो, जो भी सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो कैसे हमें पता चलेगा? थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। इट मीन्स थ्रू सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन, टीचर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी आप एजुकेटर समझें, वो इस काबिल हो पाएगा कि वो डायग्नोज कर पाएगा डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स को, ठीक है। थ्रू हम ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम हमें डिफरेंट जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं बच्चों के, वो हमें पता चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि स्ट्रेंथ कौन सी है बच्चों की, ठीक है, और वीकनेसेस जो है बच्चों की वो कौन सी है, और उसको कैसे आगे सेट किया जाए क्लासरूम के अंदर, ठीक है। ओवरऑल ये इम्प्रूव करती है हमारी टीचिंग और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास एक कॉन्क्रीट टेंजिबल डेटा होता है क्लासरूम के अंदर, जो भी बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, कौन से एरिया पर ज़्यादा काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एग्जिस्टिंग हमारी स्ट्रेटजी क्यों काम नहीं कर रही, और आगे हमें कौन से मेथड, कौन से स्ट्रेटजीज को अपने प्लानिंग में ऐड करना चाहिए। तो ओवरऑल हमें ये एक पिक्चर देती है क्लासरूम का, कि आपका क्लासरूम कैसे चल रहा है और वो कैसे आगे इन फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव करने में हेल्प करती है ओवरऑल जो ये हमारी ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन है, ठीक है। तो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बेसिकली,
ठीक है, ये एक प्लान एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ वाचिंग क्लासरूम इंटरेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि हम सिस्टमेटिकली एक प्लान तरीके के साथ हम क्लासरूम को ऑब्जर्व करते हैं, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं कि रूटीन्स कौन सी है, शेड्यूल कैसे काम कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी फ्लेक्सिबल एक टीचिंग स्ट्रेटजी से दूसरी टीचिंग स्ट्रेटजी में कैसे फ्लो जा रहा है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, ओवरऑल जो हमारे मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, एकेडमिक और मैनेजमेंट दोनों, तो उसको एक प्लान और सिस्टमेटिक तरीके से वॉच करना, इसको हम ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं क्लासरूम में। ठीक है, ये फोकस करता है ऑन हाउ द टीचर मेंटेन्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द क्लास, हाउ टीचर यूजेस टाइम एंड रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हों, ठीक है, हाउ टीचर इंगेजेस स्टूडेंट्स। ये ओवरऑल हमें फोकस करवाता है कि कैसे क्लासरूम में रूटीन्स अप्लाई होती हैं और कैसे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स डेटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और भी मेथड है, मगर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करती है फॉर इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट डिसीजंस, कि हमें इन फ्यूचर, या जो हमारा एग्जिस्टिंग डिसीजन है, या इन फ्यूचर हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए ताकि हमारे ओवरऑल क्लास जो है ना वो मैनेज रहे, कंड्यूसिव रहे फॉर लर्निंग के लिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट में? ठीक है, ऑब्जर्वेशन ओवरऑल हेल्प्स टू एवेल्यूट इफेक्टिवनेस ऑफ रूटीन्स एंड प्रोसीजर, कि जो हमने रूटीन्स और प्रोसीजर्स या शेड्यूल जो हमने सेट किए हैं, क्या वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, कैसे जा रहे हैं, इन फ्यूचर उसको कैसे चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये टीचर्स के मैनेजरियल स्किल्स या मैनेजरियल स्टाइल्स के बारे में हमें बताता है। जाहिर सी बात है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स की टीचिंग को, तो उसके स्टाइल हमें पता चलता है कि कौन सा टीचर जो अपना स्टाइल रखता है, कैसे वो यूज करता है, क्या वो इम्पैक्टफुल है या नहीं है, क्या वो लर्निंग को सस्टेन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट्स का बिहेवियर, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट और ओवरऑल स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इन द लेसन, और टीचर के साथ या बच्चों के साथ। ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन हम डिफरेंट काजेज ऑफ डिस्ट्रक्शंस जो हमारे मैनेजमेंट या क्लासरूम मैनेजमेंट को अफेक्ट करती हैं, वो हम देखते हैं, और जो बच्चों में लर्निंग गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस बच्चे में कौन सी लर्निंग गैप है, या किस क्लासरूम में कौन सी गैप है। क्योंकि अक्सर क्लासरूम ABCD होते हैं, तो कोई ए क्लास जो अच्छा परफॉर्म करता है, बी में लर्निंग गैप होता है, हालांकि दोनों एक ही क्लास के बच्चे होते हैं, क्लास 7 के। तो वहां पर हम थ्रू ऑब्जर्वेशन हम चेक कर सकते हैं कि क्या इसके काजेज हैं, क्या कहाँ पे बच्चे लर्निंग गैप कर रहे हैं लर्निंग में। ठीक है, ये सपोर्ट देती है एक एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस को, और क्लासरूम को ओवरऑल इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो एक फैक्चुअल बेस पे होता है, एक कॉन्क्रीट डेटा होता है जो हमें हेल्प आउट करता है, हम हमारे डिसीजन मेकिंग में, कि हम ओवरऑल क्लासरूम को अच्छे तरीके के साथ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फोकस एरियाज ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कौन से होने चाहिए CRM में, क्लासरूम मैनेजमेंट में? कौन से फोकस कौन से एरियाज फोकस करने चाहिए? फिजिकल अरेंजमेंट सबसे पहले, जाहिर सी बात है कि कैसे क्लास का लेआउट है, उसकी विजिबिलिटी क्या है, मूवमेंट क्लास के कैसे, ओवरऑल जो फिजिकल अरेंजमेंट्स होती हैं जिसमें सीटिंग से लेकर चार्ट्स तक, के कैसे चीज़ें प्लेस हुई हैं और कैसे वो चीज़ें लर्निंग को एनहांस करती हैं। ठीक है, टीचर्स बिहेवियर ऑब्जर्वेशन का दूसरा मेन पहलू है कि टीचर को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, क्या वो इंस्ट्रक्शंस क्लियर देता है कि नहीं देता, क्या उसकी रूटीन्स कंसिस्टेंसी है, उसमें कंसिस्टेंसी है टाइम मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन की, रूटीन्स की, क्या वो फेयर है या अनफेयर है या बायस्ड है, या वो क्लास को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करता है, लाइक हैरेस करता है बच्चों को, या उसके अंदर फियर का एलिमेंट देता है, लर्निंग को इनहांस नहीं करता, पार्टिसिपेशन को इनहांस नहीं करता। ठीक है, और स्टूडेंट्स बिहेवियर, साथ साथ टीचर के साथ हम स्टूडेंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन का एलिमेंट है या नहीं, कैसे बच्चे रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं। और हर क्लासरूम क्लाइमेट देखते हैं कि बच्चों के अंदर क्या रिस्पेक्ट का एलिमेंट है क्या नहीं, इंक्लूसिवनेस, कि बच्चा अगर कोई डिफरेंट एबिलिटी वाला बच्चा हो, तो क्या
वो भी उसी सेम ही क्लास में लर्न कर रहा है दूसरों बच्चों के साथ या नहीं कर रहा? क्या वो डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ बच्चे एक ही क्लास में एक फ्रेंडशिप वाला माहौल क्रिएट करते हैं या नहीं करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ओवरऑल मोटिवेशन बच्चों की, वो भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। और लास्ट में क्या ऑब्जर्व करते हैं? रूटीन्स और टाइम मैनेजमेंट, के बच्चों और टीचर के अंदर टाइम मैनेज है कि नहीं, क्या वो रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, क्या उसके अंदर पंचुअलिटी है या नहीं, क्या जो डिफरेंट ट्रांजिशन हो रही है एक क्लास से दूसरा क्लास, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट, या एक पीरियड से दूसरे सब्जेक्ट के अंदर कितनी ट्रांजिशन अच्छे नमूने से हो रही है नहीं हो रही, या शेड्यूल अटेंडेंस के क्या टीचर्स शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मेन और फोकस एरियाज होने चाहिए ऑब्जर्वेशन की फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है। तो हम ऑब्जर्वेशन को एज ए मैनेजमेंट टूल कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है। ऑब्जर्वेशन एक डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं फॉर क्लासरूम एफिशिएंसी, क्योंकि हमें यह हेल्प करती है। मिसबिहेवियर जो होती हैं उसके असबाब क्या हैं, हमें पता चलता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है। जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, क्या इफेक्टिव हैं या नहीं है, क्या और इनफेक्टिव हैं तो कैसे हैं, यह भी हमें पता चलता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एज अ मैनेजमेंट टूल है। ये हमें चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करवा रही है, क्योंकि ये एक डेटा दे रही है हमें। ठीक है। इसके थ्रू हमें गैप्स पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन फ्लो कौन सा है, या इंस्ट्रक्शनल गैप्स कौन से हैं, टीचर को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, या टीचर्स की ट्रांजिशन कैसे होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो है, टीचर्स फॉर सपोज यूज कर रहा है कोई प्रेज रिवार्ड, तो वो कैसे सक्सेसफुल है, या कैसे इन फ्यूचर उसको मजीद इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन ओवरऑल लीड करती है हमें डेटा ड्रिवन डिसीजंस में, कि हम डिसीजंस लें ऑन द बेस ऑफ डेटा जो हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है, ताकि हम अच्छे तरीके के साथ क्लासरूम मैनेजमेंट को कंट्रोल करें, और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको मैनेज करें अच्छे अच्छे तरीके के साथ, ताकि बच्चों की एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो कोई क्लासरूम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं। पहली तो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, जो सुपरवाइजर या कोई भी टीचर आपका एवेल्यूट करवा सकता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट प्लान। ठीक है। दूसरी इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, जो टीचर खुद ही कर सकता है अपनी रूटीन्स, या कोई टीचर किसी दूसरे टीचर की कर सकता है, पीयर टीचिंग, पीयर मेंटोरिंग, पीयर ऑब्जर्वेशन भी हो, ये कह सकते हैं आप इसको। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, को टीचर और मेंटोर या असिस्टेंट जो भी आपका को सब्जेक्ट को लीड सब्जेक्ट जैसे हम कहते हैं, या आपका कभी कभी जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होता है वो भी आपके ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो होता है वो साइलेंटली रिकॉर्ड करता है बिहेवियर ड्यूरिंग द लेसन, कि पार्टिसिपेट तो नहीं करता है एक्टिवली, बल्कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है साइलेंटली, और देखता है बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर जो क्लास में अकर करते हैं, टीचर का बिहेवियर, स्टूडेंट्स का बिहेवियर। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर एक चेकलिस्ट बनी होती है पहले से ही कि ये चीज़ें चेक करनी है, डिसिप्लिन चेक करना है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन चेक करनी है, फिजिकल एनवायरनमेंट चेक करना है, लाइक। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है जो कि पहले ही चेकलिस्ट होती है किसी भी ऑब्जर्वर के पास। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, कि आप फ्रीली नोट्स लें कि ये चीज़ मैंने देख ली, ये चीज़ देख ली है, कि आप नोट्स बनाए उसके। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, या ऑब्जर्वेशन एज ए मैनेजमेंट टूल। तो इस पर तीन CRQs हैं आपके पास, ये पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर दें। पहला CRQs है इसके, व्हाट इज क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कि क्या है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और ये क्यों एक असेंशियल एलिमेंट है क्लास को मैनेज करने में, या क्लासरूम मैनेजमेंट का एक असेंशियल एलिमेंट, एक क्रिशियल एलिमेंट क्यों है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इन आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, के ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, या उसमें ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है। ठीक है। और लास्ट में है कि यू आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व न्यू टीचर्स क्लासरूम टू एवेल्यूएट देयर मैनेजमेंट स्टाइल, कि आपको कहा गया कि एक नए टीचर के क्लासरूम में जाएं और उसके मैनेजमेंट स्टाइल को एवेल्यूएट करें। तो आप कौन से थ्री एरियाज को आप फोकस करेंगे, और कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और क्यों ऑब्जर्व करेंगे?
सर। जी जी। जी सर, फॉर न्यू टीचर हम उनमें जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका वे ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर चेक करेंगे कि लाइक हाउ इज ही और शी डिलीवरिंग अ लेक्चर। एंड द सेकंड थिंग कि वो कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है ना। क्योंकि हम्म अक्सर स्कूल्स में ऐसा होता है कि लाइक टीचर को अपना बेस्ट देने की पड़ी होती है कि लाइक मैं सारी नॉलेज जो है ना एक ही दिन पे वो देकर चली जाऊं और मैं अपॉइंट हो जाऊं। फिर बच्चों पे चाहे वो उसका लाइक रिजल्ट हो ना हो या बच्चों के साथ जो भी वो हो, वो जो भी फील कर रहे हो। तो मोस्टली आपको पता है कि आजकल स्कूल्स में जो है वो बच्चों से ही फीडबैक लिया जाता है रिगार्डिंग न्यू टीचर। हम्म। वाई? क्योंकि उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है ना, उन्होंने पढ़ना होता है। तो फर्स्ट लेक्चर में डिलीवरिंग ऑफ लेक्चर मेथड, एंड द सेकंड थिंग के इन्वॉल्वमेंट विद स्टूडेंट्स, और थर्ड थिंग कि वो गिवन टाइम में लाइक जितना भी उसको शॉर्ट टाइम दिया गया है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, वो उस पूरे टाइम पीरियड में जो है ना किस तरह अपना पूरा होल टॉपिक कवर करती है। जो भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रही हैं जो भी कर रही है, लेकिन तीन चीजें अगर वो गिवन टाइम में विद इन अ पीरियड वो सब कुछ कर लेती है, दैट मीन्स ही और शी इज द बेस्ट टीचर। अदरवाइज फिर आप एक किसी चीज को देखकर जो है ना उसको असाइन नहीं कर सकते। जी डेफिनेटली, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए जो आप एक न्यू टीचर में आप देख रहे हैं। ठीक है, एनीवन एल्स या कोई और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप? सर अस्सलाम वालेकुम। पहला क्वेश्चन जो है सर। जी जी, वालेकुम सलाम। गो ऑन। जी सर, पहले क्वेश्चन पे जो है ये जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या है, तो क्लास ऑब्जर्वेशन जो है वो वाचिंग एंड रिकॉर्डिंग करती है टीचर की और स्टूडेंट के बिहेवियर की और हम्म। उनकी एक्टिविटीज की। जी जी और बिल्कुल। इससे हमें जो हासिल होता है, एसेंशियल कंपोनेंट जो हमें हासिल होते हैं वो ये होते हैं कि टीचर स्टूडेंट में आपस में जो रिलेशनशिप है वो बढ़ता है इससे। और स्टूडेंट की जो मोटिवेशन वगैरह होती है, एंगेजमेंट, वो बढ़ती है। और टीचर की सारी क्वालिटियाँ इसमें जो है नज़र आती हैं। जी डेफिनेटली, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक लेंस है चीज़ों को देखने का, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। और ये एसेंशियल कंपोनेंट इसलिए है कि हमें पता चलता है कि एक क्लासरूम में कौन से बिहेवियर्स हैं और कहाँ पे स्टूडेंट्स की लर्निंग गैप्स हैं, और उसको इन फ्यूचर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है विथ रिगार्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ओवरऑल क्लासरूम में। ठीक है, ज़बरदस्त। शायद एनीवन एल्स? सर क्लास। हम होल ग्रुप को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो भी सेम थिंग होगी, और अगर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को किसी इशू के रिगार्डिंग या कोई भी एक्स वाई जेड है उसको जस्ट ओनली वन स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी सेम ही हो जाएगा। हाँ, ऑब्जर्वेशन तो होल एज ए होल ग्रुप भी आप करवा कर सकते हैं, और उसके साथ अगर आपकी ऑब्जर्वेशन मजीद सिस्टमेटिक है तो आप लर्निंग गैप्स और जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं बच्चों की, जो स्पेसिफिक होती हैं बच्चों में, हर बच्चे में एक अलग लर्निंग जो स्टाइल होता है उसको आप भले चेक करें। अ, तो अगर आप एज ए ऑब्जर्वर आपके पास टाइम ज़्यादा है या आपको असाइनमेंट ऐसी मिली है कि आप सिर्फ उसी लर्निंग या लर्निंग स्टाइल को फोकस करें तो आप कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल आपने मैनेजमेंट और टीचिंग एंड लर्निंग को देखना है कि वो मैक्सिमम लेवल पर हो। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि डिफरेंट बच्चे होते हैं वो ज़्यादा, मतलब जाहिर सी बात है, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 ही बच्चे तो नहीं सीख सीख सकते एक ही चीज़ को। तो हम मैक्सिमम जो तो ये थ्रेशोल्ड स्पेशली होता है। बिहेवियर हम्म बिहेवियरल इश्यूज में ये होता है ना कि लाइक कोई एक ही स्टूडेंट होता है जो मैस क्रिएट करता है, तो उसको हम्म। तो फिर हम ऑब्वियसली हाँ, बिहेवियर पैटर्न को इंडिविजुअल को जाहिर ही सी बात ऑब्जर्व है यार, करेंगे। देखना देखना है ना कि कौन सा बच्चा कर रहा है, ऑब्जर्वेशन तो करना है। जी, उस एक पे जो है ना वो करना फोकस। थैंक यू सर। सर। जी जी, अली गुल। सर ये थर्ड वन जो सवाल है, तो एज एन न्यू टीचर अगर मुझे ये काम दिया जाए कि मैं ऑब्जर्व करूं क्लास को, तो हम्म तीन चीज़ें जो है ना वो मस्ट है, जो आपने सिखाई भी है कि रूटीन्स और जो रूल्स वगैरह क्लास के होते हैं हम्म वो किस तरह के हैं, शेड्यूल्स वगैरह किस तरह का है। सबसे पहले तो ये चीज़ जो है ना ऑब्जर्व करना लाजमी होती है, तभी हम्म, क्लासरूम जो है ना मैनेज होता है। बिल्कुल। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो है स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप। मतलब कि जबरदस्त। इन्वायरमेंट किस तरह का है, स्टूडेंट्स टीचर्स जो आपस आपस में जो है ना उनका रिलेशन किस तरह का है, वो आप आपस में फ्रेंडली, मतलब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है या नहीं। और थर्ड वन जो चीज़ होती है स्टूडेंट एंगेजमेंट, के बच्चे जो है वो कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं
लर्निंग में। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये ऑब्जर्व करना लाजमी होता है। अगर हम्म। ये चीज़ें सही है तो क्लासरूम मैनेज भी जो है ना वो सही बिल्कुल। तरीके से होगा। सिंस फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के, लाइक रूटीन्स हो गया, स्केड्यूल सेट करना हो गया, या टाइम मैनेजमेंट हो गई, तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि आगे एक ओवरऑल ऐसे समझे इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपकी एज अ टीचर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप एक क्लासरूम के अंदर एक क्लाइमेट ऐसी पॉजिटिव और कंड्यूसिव क्रिएट कर रहे हैं जो कि ये सारी चीज़ों लर्निंग को एनहांस करेगी, पार्टिसिपेशन को एनहांस करेगी, स्टूडेंट्स के अंदर एक फ्रेंडशिप जो एलिमेंट है, लव एंड बिलोंगिंगनेस का जो एलिमेंट है, सेफ्टी का जो एलिमेंट है, तो एनहांस हो जाएंगे सारे ऑटोमेटिकली। तो आपने अच्छी पॉइंट्स बताई। एनीवन एल्स अगर कोई इसको देखना चाहे। सर जी सर वक्त। मुझे एक सवाल पूछना है। क्या हर दफा टीचर का फ्रेंडली बिहेवियर भी सही होगा हर दफा क्लास के अंदर? नहीं, हमने बिहेवियरिज्म में पढ़ा है ना कि हर दफा ही हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देनी। सर मैं यही मेरा पर्सनल सवाल था कि अगर हम हर दफा ही पॉजिटिव ही रेनफोर्समेंट देंगे बच्चों को, और बच्चे भी सर वो कौन होंगे जो टॉपर होंगे, जो बड़े हम्म। स्मार्ट होंगे, अगर अगर हम उनको हर दफा ही बस उन्हीं चंद बच्चों को अगर हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, क्लैपिंग करवा रहे हैं, तो सर मेरे ख्याल से ना तो फिर बच्चों में ना जो स्मार्ट हम्म। और बच्चे हैं ना उनमें ना ज्यादा प्राइड बढ़ जाएगा और वो अपने आप को ना बहुत हाई फाई समझेंगे। बिल्कुल। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो जो बाकी बच्चे हैं वो जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं, क्योंकि हर किसी का वे ऑफ लर्निंग अलग है, तो उन बच्चों में ना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, फिर वो अपने आप को बहुत लो समझेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि टीचर को हर दफा ही फ्रेंडली होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ना फ्रेंडली हो ज्यादा, वो भी हम्म। गले की फिल्म है। ज्यादा फ्रेंडली होने से ये होता है कि फिर टीचर और स्टूडेंट के अंदर जो एक एहतराम का दायरा है ना हम्म। वो टूट जाता है। और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना भी बहुत बुरी बात है, फिर उससे बच्चे आपसे वैसे ही होंगे। तो हम्म। आपको ना बैलेंस रखना चाहिए। आपको फर्स्ट डे में ही उनके साथ ना वो बाउंड्री क्रिएट कर देनी चाहिए कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होगी, और उसके बाद जो आपको करना है करें, बात करनी करें, कोई सवाल। अगर हम ये बाउंड्री नहीं बनाएंगे ना तो फिर हमारे लिए ही मुसीबत होती है। बिल्कुल। टीच तो ये सारी चीजें रूटीन्स सर में आ जाती हैं। अगर आप एक सर इसमें रूटीन ये सेट। जी जी। हाँ, इसमें एक ये चीज आती है ना, पहले भी बात हुई थी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हम्म। तो टीचर का इम्प्रेशन जो होता है ना वो माने रखता है। मतलब टीचर अगर क्लास में जाता है तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, हमारी लर्निंग हम मतलब टीचर के साथ कोऑपरेशन करेंगे तो टीचर भी हमारे साथ जो है ना वो कोऑपरेशन करेगा। अगर हम्म। हम भी टीचर के साथ अच्छे तरीके से मतलब पेश नहीं आएंगे तो जो टीचर जो है ना वो भी हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आएगा। तो ये टीचर को कुछ जो है ना अपने तरफ से सेट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना वो पता चल जाए। जी जी। बिल्कुल। अब बख्तियार की बात, डिफरेंट बातें थी, ठीक है। उसने ग्रेडिंग की बात की, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की, असेसमेंट जो हम कर रहे हैं, एक अगर एक बच्चा बार बार वही तीन चार बच्चे वो टेस्ट में अच्छे नंबर्स ले रहे हैं, तो हमें मतलब फिर सोचना चाहिए हमारी टीचिंग के ऊपर, हम हमारे इंस्ट्रक्शनल जो तरीके हैं, हमारे असेसमेंट के जो मेथड्स हैं उस पर सोचना चाहिए। हम ऐसी टेलर्ड असेसमेंट मेथड यूटिलाइज करें जिसमें डिफरेंट मल्टीपल, जो इंटेलिजेंस थ्योरी हमने पढ़ी थी, डिफरेंट इंटेलिजेंसेस को चेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा रट्टा लगाने में कोई अच्छा होगा, मे भी उसकी मेमोरी ठीक हो, अच्छी हो, किसी को नहीं लगता रट्टा, ठीक है। तो हम अपनी असेसमेंट मेथड को भी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू लर्निंग नीड, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स, तो उसको देखकर सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। सर ये। एक और सर सवाल। ये तो लाजमी है। हम्म। हाँ, सर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ क्लास नाइन्थ की। तो मैं शुरुआत में ये महसूस कर रहा था बच्चे जो है ना बोर हो रहे थे, वो उनकी माइंड से ये बनी हुई थी कि हम जो है ना कुछ सीख ही नहीं सकते। हम्म। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, यानी कि बच्चों को मैं बुला के आगे फिर जो भी मैं सिखाता हूँ बच्चों को वो करवाता हूँ उनसे हम्म। प्रैक्टिकली। हम्म। तो अब वो बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि मेथड चेंज करना लाजमी होता है। बिल्कुल, जैसे हमने करिकुलम में भी पढ़ा है ना कि आग अगर मेथड आग। चेंज होता है तो
जाहिर सी जी। बात है, करिकुलम में भी हमने करिकुलम के कंपोनेंट जो भी हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं कि हमने कंटेंट भी देना है, उसके साथ साथ लर्निंग एक्सपीरियंस भी देना है बच्चों को डिफरेंट सर एक्टिविटीज के थ्रू। जी सर जी एक बताओ। और मैं सवाल करना चाहती हूँ आपसे, अपने मतलब मुझे भी कुछ सीखने को मिले। सर एज अ टीचर हमें ये भी तो पता, एज अ टीचर हमें ये क्यों नहीं कोई गाइड करता है कि हम अ, जिस क्लास में जा रहे हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्लास के बच्चे किस उम्र के हैं और किस ग्रेड के हैं, और उस क्लास के अंदर मेजोरिटी क्या है, गर्ल्स की या बॉयज की है। क्योंकि जो रेनफोर्समेंट की बात है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, सर जेंडर के हिसाब से भी बच्चा अपने ऊपर एक अलग तरीके से लेता है। जो बॉयज होते हैं ना, उनको अगर हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे ना, वो अपने ऊपर कुछ अलग तरीके से लेंगे। लड़कियों का एक अलग तरीका है। तो हम्म। सर हमें ना जेंडर बेस भी समझाना चाहिए, और बच्चों की उम्र के हिसाब से टीचर को बताना चाहिए कि किस किस क्लास का वो बच्चा है, किस उम्र का बच्चा है और किस जेंडर का बच्चा है, तो उसके हिसाब से उसको डील करें। ना कि सबके ऊपर ही वो एक ही चीज, एक ही रूल लागू नहीं करना चाहिए मेरे हाँ हिसाब से। डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट एज के बच्चे या डिफरेंट एज में बच्चे क्या लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं, कौन से मेथड्स हमें यूज़ करवाने चाहिए, या सर सॉरी डिफरेंट। सर, ये पाकिस्तान में तो सर ये सब कुछ भी नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं ना सर। ये यूरोपियन कंट्री में बहुत अच्छे से करा जाता होगा, पर हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ तो हम क्या कह बहुत सकते हैं, सर जो फॉर्चुनेटली और प्राइवेट अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट जो अच्छे हम स्कूल्स है ना टीचर्स बन गए हैं सिटीज में। एक्सीडेंटली और विलिंगली। और तो अब यहाँ पे हम बीइंग, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, तो ये सारी बातें आपकी मैं रिलेट कर सकता हूँ अच्छे तरीके के साथ। सब अ, भी सर, सर जो हम्म। प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं ना सर, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। उनकी मेंटेलिटी, उनकी बिहेवियर सब कुछ डिफरेंट। सर जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं ना, उनकी बहुत डिफरेंट है। तो हाँ सर उन दो को समझना बड़ा इस मुश्किल पे होता है। मैं बात करना चाहूंगा। जी जाहिद, टॉपिक पे बात करिए। जी। जी सर, टॉपिक पेपर है उसके बाद से कि टीचर जो है वो एक साइकाट्रिस्ट भी होता है। वो बच्चे की होना चाहिए। साइकोलॉजी को समझ, हाँ, वो जो बच्चे की साइकोलॉजी से समझ जाता है कि भाई ये बच्चा मेरे साथ चलेगा या आगे निकलेगा तो किस हिसाब से निकलेगा, वाया पनिशमेंट से निकलेगा या वाया जो प्यार से निकलेगा या वाया किस हिसाब से निकलेगा। तो टीचर में ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए तो उसके लिए ये चीज़ें फिर मुश्किल नहीं होती है। डेफिनेटली टीचर इटसेल्फ, टीचर हिमसेल्फ और हर सेल्फ को भी पढ़ना चाहिए, ठीक। गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव ले रही है, डिफरेंट सीपीडीज होती हैं, कभी सब्जेक्ट बेस्ड होती हैं, कभी पेडागोजिकल बेस्ड होती हैं। तो बीइंग ए टीचर, आप अगर टीचर बन गए हैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, तो ये खुद चीज़ें पढ़ें, आप समझें, बच्चों को समझें, एटलीस्ट उसके साइकोलॉजी के समझें। तो हम आगे चलते हैं, सीआरपी आप ये अटेम्प्ट करके आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो हम डेटा कलेक्शन पर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से वो होती है बात। ऑब्जर्वेशन भी हम डेटा कलेक्शन के लिए करते हैं, या डिफरेंट जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन होगी या और भी चीज़ें हम एज ए टूल यूज़ करते हैं फॉर डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन इन क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली मींस सिस्टमेटिकली गैदरिंग एविडेंस ऑन क्लासरूम फंक्शनिंग, कि क्लासरूम कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उसमें टीचिंग कैसे काम कर रही है, कि टीचर कौन से अपने मेथड्स और स्टाइल्स यूज कर रहा है, ठीक है। एक हम सिस्टमेटिक एविडेंस ऐसे समझे कि गैदर करते हैं कि कितने अमाउंट में लर्निंग हो रही है, कौन सी लर्निंग हो रही है, कि कहाँ पे लर्निंग जो है लैग कर रही है, ठीक है, टीचर में इशू है और स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स में इशू है। तो हम एक एविडेंस या सिस्टमेटिकली गैदरिंग ऑफ डेटा करते हैं, ठीक है। ये हमें हेल्प करती है टू एवेल्यूट बिहेवियर इंसिडेंट्स, टाइम ऑन टास्क, अटेंडेंस और पंचुअलिटी ओवरऑल इस टीचर की और स्टूडेंट्स की, और यूज ऑफ प्रेज और रिप्रीमेंट्स के हम के टीचर कैसे प्रेज और पनिशमेंट और इसको यूज कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज के टीचर के जो लेसन में एक्टिविटीज हैं या डिफरेंट ऐसे समझें कि सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, हमारे पीरियड्स हैं, तो कैसे चल रहे हैं, उसमें ट्रांजिशन कैसे है, ठीक है। ये हमें सपोर्ट करता है रिफ्लेक्टिव एंड करेक्टिव एक्शंस में, ताकि जो हमारे इन फ्यूचर एक्शंस हों वो रिफ्लेक्टिव हों, हम वो सोच समझ के करें, हमारे जो एक्शन हो वो डेटा बेस्ड हो, ठीक है, हमारे पास एक एविडेंस हो, उसके अकॉर्डिंग हम इन फ्यूचर डिसीजन लें। तो ओवरऑल ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट जो हमारे क्लासरूम में या आउट ऑफ क्लासरूम या
ऐसे समझें कि हमारे ओवरऑल स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें चलती है, उसको हम सिस्टमेटिकली गैदर करते हैं एविडेंस के तौर पर। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। सीटिंग चार्ट होता है पहला, ये एक ओवरऑल क्लासरूम का एक मैप होता है या लेआउट हमें प्रोवाइड करता है। ये हमें इसके थ्रू हमें पता चलता है कि मूवमेंट कैसे हो रही है, या इंस्ट्रक्शन पैटर्न्स कौन से हैं क्लासरूम में, ठीक है। और दूसरा टूल है बिहेवियर लॉग, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उसके कंडक्ट को, ओवरऑल उसके ओवरऑल उसके क्लासरूम बिहेवियर को, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस, के बच्चा कौन सी चीज़ कर रहा है या वो कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, या कौन सी चीज़ के थ्रू वो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहा है क्लासरूम में, ठीक है। तीसरा है टाइम सैम्पलिंग शीट, इसके थ्रू हम एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं, टाइम इंटरवल्स को नोट करते हैं बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ और बिटवीन डिफरेंट पीरियड्स लाइक डिफरेंट क्लासेस एक ही क्लासरूम में, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है टू एवेल्यूएट यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम, कि जो टीचर है या कोई एक क्लास है या कोई ओवरऑल स्कूल कैसे इंस्ट्रक्शनल टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तीसरा या चौथा टूल है वो है चेक लिस्ट। हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड आइटम्स होते हैं कि हम कौन सी चीज़ें चेक करें। ये हमें हेल्प आउट करता है रूटीन को देखने में, रूल्स क्लासरूम में जो हमने सेट किए होते हैं उसको देखने में, या जो डिसिप्लिन इश्यूज होते हैं उसको देखने में कि बच्चा कितना डिसिप्लिन्ड है। एक ओवरऑल चेक लिस्ट हम बनाते हैं इसके लिए, फिर वो वहाँ पे निशान लगाते हैं, यस नो गुड बेटर बेस्ट, एक चेक लिस्ट होती है। रेटिंग स्केल, ये एक न्यूमेरिक जजमेंट होती है। ये टीचर की या स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करने में हेल्प करती है कि बच्चे ने कितना सीखा, और टीचर जो मेथड यूज कर रहा है वो कितना सुइटेबल है या सेटिस्फैक्ट्री है ना, कितना मतलब वो अच्छे तरीके के साथ यूटिलाइज कर रहा है क्लासरूम में, ठीक है। और इसके बाद लास्ट एज ए टूल जो हम यूज करते हैं वो एनेक्डोटल नोट्स होते हैं। ये एक फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है, शॉर्ट टाइप हम लिखते हैं कि ये चीज़ हमने देखी। तो ये हम ऐसे समझिए कि एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिवली जो चीज़ों को देखती है, एक रिकॉर्ड रखती है। तो ये आल जो जो ये सब चीज़ें डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एज ए टूल के तौर पर। तो ऑब्जर्वेशन कैसे टीचर को ये मौका देती है कि टीचर रिफ्लेक्ट करे चीज़ों को। तो ये हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन या डेटा कलेक्शन हेल्प करती है हमें कि रिफ्लेक्ट करें कि क्या करना है और क्या कैसे करना है और कैसे नहीं करना, ठीक है। एक टीचर को ये हमें हेल्प आउट करती है या एक टीचर को हेल्प आउट करती है कि जो हमारे पर्सनल बायसेस हैं वो कौन से हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम खुद को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती जिसमें हमारा पर्सनल बायस जो होता है वो नज़र नहीं आता। कोई दूसरा उसकी डेटा कलेक्शन करे, उसकी ऑब्जर्वेशन करे, तो उसको अच्छे तरीके के साथ वो चीज़ें समझ आती हैं और वो फिर नोट डाउन करता है तो फिर हमें पता चलती हैं, ठीक है। और इमोशनल ट्रिगर्स, कभी कभी हाँ टीचर्स को कुछ चीज़ें इमोशनली ट्रिगर करती हैं, वो खुद ब खुद ऐसे बिहेव करने लग जाता है, को स्टूडेंट्स पे गुस्सा करता है, तो या स्टूडेंट्स को डांटता है, मारता है। तो वो भी हमें थ्रू ऑब्जर्वेशन के पता चल जाएगी। मॉडिफाई स्ट्रेटजीज और फॉर डिसिप्लिन एंड एंगेजमेंट, थ्रू ऑब्जर्वेशन टीचर रिफ्लेक्शन के बाद अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकता है, डिसिप्लिन जो रूल्स उसने सेट किए होते हैं उसको भी मॉडिफाई करने में हेल्प हेल्प आउट होती है। जो और ओवरऑल जो टीचर की या स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स टू टीचर जो एंगेजमेंट होती है वो बूस्टअप होती है। बिल्डिंग कंसिस्टेंसी इन रूटीन्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी रूटीन सेट होती है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन एक डेटा ड्रिवन के थ्रू हम मजीद इसको बेहतर कर सकते हैं, उसमें मजीद कंसिस्टेंसी आ सकती है। और लास्ट में जो एथिकल कंसिडरेशन है ओवरऑल डेटा कलेक्शन या ऑब्जर्वेशन में, एथिकल कंसिडरेशन को हमने जहन में लाजमी रखना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल जो है ना वो इसके बैक में चीज़ें होती हैं। एथिकली कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती किसी इंसान को, किसी स्टूडेंट्स को, तो वो हमें ख्याल करना चाहिए वाइल ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन। तो इसमें कौन सी चीज़ें कि स्टूडेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसका नाम लिखें, उसकी डिसेबिलिटी लिखें, इमोशनली जो चीज़ें होती हैं वो उसको इतना अ, बाहर ना फैलाएं, उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, ठीक है। इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट बिफोर ऑब्जर्वेशन,
अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी बच्चा है, तो उसको इन्फॉर्म लाजमी करें कि आई एम योर ऑब्जर्वर एंड आई ऑब्जर्व दीज थिंग्स, ताकि उसको पता हो चीज़ों का। ठीक है, ये एक इथिकल कंसिडरेशन है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। यूज डेटा फॉर ग्रोथ नॉट पनिशमेंट, कि अगर नेचुरली कोई बच्चा कोई भी अपना बिहेवियर शो करवा रहा है, तो वो ग्रोथ के लिए आप उसको यूज करें। उसके अंदर जो भी लर्निंग गैप है, जो भी वो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसका, तो उसकी ऑब्जर्वेशन करके उसको पनिश ना करें, उसको उसकी ग्रोथ करें, उसको अल्टर करने में हेल्प करें, उसको चेंज करवाएं, ना कि उसको पनिश करें। ठीक है। मेंटेन प्रोफेशनल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, जो एक प्रोफेशनलिज्म है, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की, वो उसको आप मेंटेन करें। ऐसा ना कि आप किसी टीचर की ऑब्जर्वेशन करें और सारे फैकल्टी में, सारे स्टाफ में ये बताएं कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ रहा। तो एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट शो करवाएं, उस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखें, और वही डेटा यूज करें ग्रोथ के लिए, ताकि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा क्रिएट हो, और ऐसा क्रिएट हो जो कि हमें हेल्प आउट करे और क्लासरूम को आप मैनेज करने में, एक इफेक्टिव क्लासरूम क्रिएट करने में। तो ये इथिकल कंसीडरेशन थी जो कि हमें वाइल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन जहन में लाजमी रखनी चाहिए। तो ओवरऑल समरी जो थी टुडे टुडे क्लास की, ये कि ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन आर कोर टूल फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। ये एक टूल के तौर पर हम यूज करते हैं टू सस्टेन एंड टू मैनेज इफेक्टिव क्लासरूम, ताकि उसकी जो मैनेजमेंट है या उसके जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं हमें पता चले कि हम कहाँ पे लैग करते हैं, ताकि उसी डेटा के बेस पर हम अपने डिसीजंस लें। ठीक है। दे बोथ सपोर्ट, बोथ मतलब ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन सपोर्ट टीचर्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन रूटीन्स इन पॉजिटिव क्लाइमेट। इसके थ्रू डिसिप्लिन्स हमें मेंटेन करने में हेल्प आउट होती है, रूटीन्स जो हमने अगर सेट की होती हैं उसको मेंटेन करने में हमें हेल्प होती है, और पॉजिटिव क्लाइमेट जहाँ पे चीज़ें बेहतर नहीं होती, डेटा के थ्रू हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हैं, और वो पॉजिटिव क्लाइमेट फिर क्रिएट करते हैं। ठीक है। डेटा ड्रिवन रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसी रिफ्लेक्शन जो कि डेटा की बेस पर हो, जो ये हमें लीड करती है बेटर डिसीजंस, ताकि हम अच्छे डिसीजंस लें, और जो इन्वायरमेंट है या जो चेंज हम ला रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। ऐसा ना हो कि एक हफ्ते में आप अच्छे तरीके के साथ रूटीन शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें, एक अच्छा इफेक्टिव क्लासरूम बनाएं, मगर दूसरे हफ्ते में आप फिर वही चीज़ें छोड़ दें। तो इस रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन के थ्रू हम एक सस्टेनेबल चेंज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो CRQ एक मैंने रखा है आपके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक 3 CRQs अगर रख रहा हूँ तो 20 बंदे हैं, तो 3 बंदे या बंदियां बात कर रही हैं बस। तो सब लोग जो है ना वो पार्टिसिपेट करें, और इस पर बात करें, ताकि आपका पता चले कि आपके जहन में क्या चल रहा है और आप क्या सीख रहे हैं। तो ओवरऑल it was all about observation and data collection regarding the classroom management, कि हम अपनी क्लास को कैसे मजीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आपके लिए ये एक CRQ है, उसको अटेम्प्ट करें, और आप 10 मिनट तक डिस्कशन कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। तो कोई भी 3 टूल्स हमें बताएं जिसके थ्रू टीचर डेटा कलेक्शन कर सकता है रिगार्डिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियर, और कैसे ये हमें हेल्प आउट करेगा कि हम क्लासरूम को मज़ीद अच्छा बनाएं। सर, पहला टूल तो हम असेसमेंट को ले सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट जो होती है स्टूडेंट की। जी जी। इस टूल में स्टूडेंट खुद अपने अपने पार्टिसिपेशन और बिहेवियर को रेट करता है। जैसे एक मिसाल ले लें कि आई टेक पार्ट इन डिस्कशंस या आई रिस्पेक्ट क्लासरूम रूल्स। ये अगर हम स्टूडेंट को पढ़ा दें, ये इनको बता दें, इसका पर्पस ये होगा कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन डेवलप करता है और टीचर को स्टूडेंट को अपने पर्सपेक्टिव से डेटा मिलता है।
सेल्फ उनको इवेल्युएशन। अगर पार्टिसिपेंट सेल्फ असेसमेंट करवाते ठीक, हैं जी। जबरदस्त एक टूल है आप। और सेकंड सेकंड मतलब ऐसा इतनी खास वो आज की क्लास मैंने ली नहीं क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, तो लास्ट वाला पार्ट मैंने सुना था। और तो बिहेवियर लॉग्स होते हैं, जैसे ये भी हम ले सकते हैं एज अ टूल। टीचर या स्टूडेंट दोनों शॉर्ट डेली नोट्स लिखते हैं, जैसे टुडे आई पार्टिसिपेट इन क्लास ग्रुप वर्क या कुछ भी। इससे लॉन्ग टर्म जो बिहेवियर है वो ट्रेंड समझने में मदद मिलती है, और दैट। टीचर को कंटिन्यूस रिकॉर्ड मिलता रहता है हार्ड फॉर्म में, तो याद भी रहता है और ये लॉन्ग टर्म चलता रहता है। जी बिल्कुल। तो आपने सेल्फ सेल्फ असेसमेंट एज ए टूल आप यूज़ कर रहे हैं इसको, और बिहेवियर लॉग। जाहिर सी बात है, सेल्फ जी असेसमेंट अगर बच्चों को हम करवाएंगे, या इवन टीचर ही खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ असेसमेंट कर सकता है कि हमें या मुझे कैसे इन फ्यूचर मज़ीद बेहतर करना है। जो एक्टिविटी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो टाइम टेकिंग है, इसको हम कैसे टाइम सेविंग बनाएं, या हम मैं जो रूटीन से मैंने जो रूटीन सेट की है वो कैसे मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो टीचर खुद भी ये सर मैं चीज़। 3 टूल्स बताऊं। जी जी। सर एक तो आप एज अ टीचर आपको ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, हम्म, दूसरा ट्रैकिंग स्टूडेंट बिहेवियर, और थर्ड उसका फॉर्मेट नहीं असेसमेंट। हाँ, 3 ही है सर। अच्छा, असेसमेंट एज ए टूल आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। सर पहले उसको ऑब्जर्व करें, पहले ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, और बिहेवियर फिर लॉग आप आप। स्टूडेंट के बिहेवियर को देखें हम्म, और फिर असेसमेंट करें। ठीक, बिल्कुल। सर आप। कहना है। गलत नहीं। जी जी जी। सर कहना है। जी सनिया। जी सर, फॉर स्टूडेंट बिहेवियर सिंपली जो मैं जो है टूल यूज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक ऐसा होता है ना कि कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो एक इंडिविजुअल टीचर के साथ कोई लाइक मिसबिहेव कर रहा है, या उसको उसका अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा है एक्स वाई जेड। तो हाँ, मैं ऐसे करती हूँ कि लाइक जो स्पेसिफिक स्टूडेंट होता है ना, उसके रिगार्डिंग फिर जो भी हम सब्जेक्ट टीचर्स उस बच्चे को जो है ना वो क्लास जो उसकी कंडक्ट कर रहे होते हैं, मैं उन सारे टीचर से जो है ना इंडिविजुअली जाके, ऐसे ग्रुप में भी नहीं कि लाइक बच्चे की आइडेंटिटी रिवील कर रही हूँ या उसके रिगार्डिंग कोई से बात कर रही हूँ, इंडिविजुअली पर्सनली जाके उस टीचर से बैठकर उस बच्चे के रिगार्डिंग पूछती हूँ कि हम्म लाइक वो बच्चा जो है मतलब किसी का भी स्पेसिफिक का उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, आपकी क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है। फिर सबकी जो है ना वो मैं ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्ट करके फिर ऑब्जर्व करती हूँ कि लाइक स्टूडेंट पर जो है किस वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है। और फिर इवन अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर किसी सीनियर टीचर से सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बट मतलब मैं खुद से इसको ऑब्जर्व करके जो है ना फौरन उसको कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं करती। अच्छा, ना ही आप उसकी जो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जर्व किया है वो ही मैंने डिलीवर कर दिया कि लाइक बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, नो। आप खुद भी सबसे मैं ऑब्जर्व। डेटा कलेक्शन करती हाँ, हूँ। आप खुद भी ऑब्जर्व कर रही हैं, उसके साथ पीयर ऑब्जर्वेशन को भी एज ए टूल आप यूज़ कर रही हैं कि उसका हाँ, क्योंकि peer-। सर स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टू स्टूडेंट उनसे करवाएंगे या क्या ना, तो हम्म, फिर वो पर्सनल भी उनके कुछ वो इश्यूज, बच्चे हैं ऑब्वियसली, तो हाँ। छोटी छोटी बातों को इशू बना लेते हैं। लेकिन एज अ जी टीचर ऑब्वियसली जो मैं समझ रही होंगी अदर टीचर भी वही समझ रहा होगा कि जी। बच्चे का कैसा वो बिहेव कर रहा है। और बिल्कुल। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए सर जो है ग्रुप एक्टिविटीज तो ऑब्वियसली चलती रहती है, लेकिन मैं उनको इंडिविजुअली टास्क देकर जो है ना वो ऑब्जर्व करूंगी कि लाइक स्टूडेंट्स होते हैं तो सनी, आपका वॉइस डिस्टोर्ट हो रहा कुछ है जो है तो। ना इंडिविजुअल टास्क में जो है ना वो एब्सेंट हो जाते हैं, या कोई लैम एक्सक्यूज। हेलो, अब आ रही सर आवाज? जी जी, हमने सुन लिया आपकी। थैंक यू सो मच सर हाँ। तो मेरी आपने सुनने अच्छी के लिए। बस, आपने अच्छे जो है ना वो ऑब्जर्वेशन टूल्स बताए आपने, या डिफरेंट जो हम टूल्स आप यूज़ कर रही हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं। और इन फ्यूचर भी इसको यूज़ करें, डिफरेंट टूल्स और भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो हमने डिफरेंट बिहेवियर लॉग्स वाले बताए। लेकिन सर सर गवर्नमेंट में अब ऐसे कैसे टूल यूज करे? जैसे कल वाला टॉपिक भी मतलब बिल्कुल ही हटके, जैसे मैम ने कहा, ये तो सारा मैं ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट में आने के बाद कि हम तो किसी और कंट्री के इस बारे में पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल का तो मतलब पूरे जो भी हमने स्टडी किया ना उसका ए भी नहीं मिलता हमें स्कूल